लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो था हमारा चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो समझी थी, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो समझा था, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस समझा था, ऑब्जेक्टिव देखे थे, एडवांटेजेस देखे थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। Ratio analysis is a powerful tool in assigning the strengths and weakness of an enterprises। तो जो रेशियो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट टूल होता है या पावरफुल टूल होता है, किस लिए, जो कि हमें, जिससे कि हमें अपनी एंटरप्राइजेस की वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ्स का पता चलता है। इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस विच आर डिस्कस बिलो। उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ऐसे। फॉल्स रिजल्ट नंबर 1 है हमारा फॉल्स रिजल्ट। अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो द रिलायबिलिटी ऑफ रेशियो एंड इट्स एनालिसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो अकाउंटिंग रेशियो होते हैं वो उसको हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, उसकी फिगर्स हम कहाँ से लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं। तो हमें एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब फिगर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारा रिज़ल्ट ट्रू और सही होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें फिगर मिल रही है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या डिपेंड करता है इस पर कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है हमारा, उसकी फिगर्स, तो हमारा रिजल्ट सही मिल रहा है, और अगर सही नहीं है तो रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। ठीक, सेकेंड क्या है हमारा, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो रेशियो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, दस इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ठीक, इस वजह से क्या होता है, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उसको वो इग्नोर कर देता है, विच में बी इम्पॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो कि हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। थर्ड आता है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक, देर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो अगेंस्ट विच अकाउंटिंग रेशियो कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, ठीक है, जिससे कि अकाउंटिंग रेशियो को कंपेयर किया जा सके। नंबर चौथा क्या है, मे बी कंपैरेबल। अकाउंटिंग रेशियो मे बी कंपैरेबल इफ डिफरेंट फर्म्स फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो अकाउंटिंग रेशियो हैं वो उनका कंपेयर नहीं कर सकते हैं अगर कोई अलग अलग फर्म्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का यूज़ कर रहे हों। ठीक है, नंबर फिफ्थ हमारा प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसीडर्ड। चेंज इन price level affects the comparability of the ratio, but price level changes are not compared in accounting variable from which ratios are computed। ठीक, सिक्स्थ है हमारा विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग रेशियोज में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इज अ वे टू कंसील vital facts and present the financial position better than what it actually is। ठीक है, सेवेंथ है हमारा पर्सनल बायास। पर्सनल जजमेंट प्ले सॉरी Personal judgments play an important role in preparing financial statement, and therefore the accounting ratios are also not free from this limitation. The ratios have to be interpreted, but different may be interpret the same ratio in different ways। क्लियर है, ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। चलिए इसका क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक, तो अब सिंपल है, लिक्विड रेशियोज,
सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये 4 तरीके के हमारे अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। अब इन 4 तरीकों में क्या क्या रेशियो आते हैं, अब इन 4 तरीके में क्या क्या रेशियो आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो मीन्स दीज रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या बताती है? तो लिक्विडिटी रेशियो क्या हो गया हमारा, मतलब जो हमारी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है, ऐसे जो ऑब्लिगेशंस हैं इनको मीट करने की एबिलिटी को शो करता है ये। अब इसमें क्या क्या होता है हमारा? करेंट रेशियो होता है, क्विक रेशियो होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा? सॉल्वेंसी रेशियो। दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो हमें क्या बताता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारी एंटरप्राइज की, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताने का काम किसका होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का होता है। सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एंटरप्राइज की एबिलिटी किस चीज़ की, कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से वो मीट कर रहा है, ठीक। अब इसमें कौन कौन से रेशियो जाते हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। These ratios show how efficiently a company is using its resources, ठीक है। तो ऐसे रेशियोज हमें क्या बताते हैं कि कोई भी एक कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। अब इसमें कौन कौन से रेशियो आते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, जिसे ITR भी बोलते हैं हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हेल्प लेते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग ROI भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1, जो कि था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है कि किसी भी बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म या करंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, उनको वो किस तरीके से मीट करता है, उसकी एबिलिटी शो करता है हमें लिक्विडिटी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिसे हम लोग बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज आर दोज रेशियो विच आर computed to evaluate the capability of the entity to meet its short-term liabilities. Commonly used liquidity ratios are जैसे नंबर 1 करंट रेशियो, जो कि हमने पहले बताया था। नंबर 2 लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों जो हैं वो एक ही नाम है, एक ही तरीके के रेशियो के नाम है, जो कि है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है हमारा? अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपका काम ये है कि जो भी फॉर्मूलाज मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उनको एक चैप्टर के स्टार्टिंग में नोट करके रखिएगा, ठीक है। जहाँ से ये थ्योरी पोर्शन ख़त्म हुआ है
उसके बाद सबसे पहले आप लोग का काम है जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करना, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले आपको आगे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। जैसे करेंट रेशियो, current ratio is the ability ratio that measures ability of the enterprise to pay its short term financial obligations। current ratio क्या होता है कि एक लिक्विड रेशियो होता है जो क्या मेजर करता है, एंटरप्राइज की एबिलिटी मेजर करता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से फेस करेगा या पे करेगा, ठीक है। It indicates whether the enterprise will be able to meet its short-term financial obligations as and when they become due for payment. Thus, current ratio is measured of financial health of the enterprise in a short term। ठीक, तो जो करंट रेशियो होता है ये क्या मेज़र करता है कि जब भी किसी भी एंटरप्राइज के जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं वो ड्यू हो रहे हैं तो उस टाइम को, उस पेमेंट को वो किस तरीके से पे कर रहा है, उसकी एबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग करेंट रेशियो निकालते हैं। अब कंपटीशन कैसे होता है? द फॉर्मूला फॉर अकाउंटिंग रेशियो, सॉरी, कैलकुलेटिंग करेंट रेशियो इज, क्या फॉर्मूला होता है? करेंट रेशियो इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग, इट इज एक्सप्रेस एज अ प्योर रेशियो से 2:1, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि प्योर रेशियो होता है 2:1, ठीक। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद करिएगा। इट शुड बी नोटेड दैट करेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो करंट रेशियो होता है वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है, ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक। चलिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी क्या क्या होती हैं अब इसमें। चलिए, करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर द एसेट्स that are either in form of cash or cash equivalent or can be converted into cash or and cash equivalent within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. They are shown under the head current assets in the balance sheet. तो अब इसमें क्या क्या होती हैं हमारी करंट एसेट्स में? हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं। इन्वेंट्री में से क्या हमें हटा देना है? लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स को हटा के, ठीक है। इन्वेंट्रीज हो गई हमारी। ट्रेड रिसीवेबल हो गया जिसमें बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स में से हमें लेस कर देना होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स में से क्या लेस कर दिया हमने? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, इसमें कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट हो गए इन हैंड, एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए हमारे। अदर करेंट एसेट्स में क्या क्या आ गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एटसेट्रा। करेंट लाइबिलिटी क्या होती है हमारी? करेंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटी रीपेबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट or within the period of operating cycle. They are shown as under the head current liabilities in the balance sheet, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या आता है हमारा? इसे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आ गया, ट्रेड पेबल्स आ गया जिसमें होता है हमारा बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है हमारा? करंट मेच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स, interest occurred, accrued and due on borrowings, outstanding expenses, unclaimed dividend, calls in advance, etc. और उसके लास्ट में आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो ये हमने आपको करंट एसेट्स बताई, करंट लाइबिलिटीज़ बताई कि क्या क्या करंट एसेट्स होती हैं और क्या करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। जैसे अब सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कंप्यूट करेंट रेशियो। ठीक है, अब करेंट रेशियो हमें कैसे इससे निकलेगा हमें, तो हमें इसको मेन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, एक्सपेंस पेबल एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या करंट एसेट्स है, क्या करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल है, करंट एसेट्स में क्या आ गया हमारा, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्रीज, ये आ गया हमारा करंट एसेट्स में। और करंट लायबिलिटी में क्या आ गया हमारा, ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल जिसमें बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इन दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा ट्रेड पेबल्स। ठीक है, प्लस एक्सपेंस पेबल। ठीक है, तो हमारी करंट एसेट्स भी निकल गई, करंट लायबिलिटीज़ भी निकल गई, तो हमारा क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गई 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1 आ गया। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया यहाँ पे, जो कि हमने पहले बताया था आपको, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, सेम एज सेकेंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसमें क्या है हमारा, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो अब हमें लायबिलिटी और एसेट्स दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो अब हमें क्या निकालना है कि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो सिंपल है, सेम जो हमने पहले बताए थे आपको, क्या एसेट्स होती हैं, क्या लायबिलिटी होती हैं, उसी तरीके से हम इसमें से एसेट्स और लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को अलग करेंगे, उसको फॉर्मूला पे हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ 1,50,000। तो ये जो लूज टूल्स है, इसको 1,50,000 को, जो भी इन्वेंट्रीज है हमारी, इन्वेंट्रीज क्या है हमारी 4 लाख, इसमें से हम ये लूज टूल्स को माइनस कर देंगे। अदर करंट एसेट्स में क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस 2500 है, सॉरी 1000 है, एंड एडवांस टैक्स है हमारा 50,000। ठीक है, तो एडवांस टैक्स क्या हो गया हमारा, एसेट्स ही हो गए हमारे कि हमने एडवांस में पे कर दिया है उसको, तो ये सब हमारा इंक्लूड होके तब हमारी करंट एसेट्स निकलेगी, और इसी तरीके से करंट लायबिलिटी भी निकलेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या आ गया, हमारी करंट एसेट्स हो गई इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस अदर करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू अमाउंट आ गया 9 लाख का। ठीक, अब करंट लायबिलिटी क्या आ गया हमारा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इससे हमने क्या निकाल लिया, हमारा करंट रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इनको तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपके पास बुक है आपकी, आपको एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 तक आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से भी दूंगा वर्कशीट में, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है।